बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। मुल्क में बढ़ते मसाइल पर है हमारी नज़र। जिन मसाइल से हमारी आवाम है परेशान, जिन पर तबसरा करना और ज़ेरे बहस लाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हर उस मसले को अपने प्रोग्राम में शामिल करें जो हमारी आम आवाम से मुंसलिक हैं। वो तमाम मसाइल जिनको हुक्मरान इक़्तिदार में आने से पहले पूरा करने के वादे तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं सब वादों दावों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बने हैं अपनी आम आवाम की आवाज़, क्योंकि यह है आपका प्रोग्राम खबर क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फ़हीम अमीन और कराची से ज्वाइन किया है हमें नुमाइंदा शाहिद हुसैन सेलरा ने। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां सीडी अफसरान दिन में तारे ढूंढने और रात में काले चश्मे लगाने लगे हैं। चाइना कटिंग के किस्से अब पुराने हो चुके हैं। इस बदलते दौर में चाइना कटिंग की बजाय अब सीडीए की कटिंग के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि सीडी अफसरान छोटी मोटी गैर कानूनी तामीरात मिसमार करके दाद वसूल करने लगे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सीडीए के नाक के नीचे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों गैर कानूनी आलीशान महलात तामीर हो चुके हैं। क्या गैर कानूनी तौर पर इमारत बनाना इतना आसान हो गया है? जिसका दिल चाहे वो गैर कानूनी तरीके से इमारत बनाना शुरू कर दें और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और हमारी आवाम को ऐसे ही परेशान किया जाता रहेगा। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है जान अपने नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। जी देखें, आज जिस मौजू पर और जो ख़बर हम लेकर आए हैं वो इस्लामाबाद से मुतालिक है और यहाँ के जो बासी हैं उनसे मुतालिक है। और आपको बताएं कि जैसा कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत होने की वजह से अगर पाकिस्तान में दीगर शहरों की बात की जाए तो एक मॉडर्न सिटी के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका मास्टर प्लान तैयार किया गया था और इस मास्टर प्लान को उसकी जो निगरानी करनी थी उसके लिए एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सीडीए कहा जाता है। अब सीडीए की जानिब से जो सीडीए का जो रेवेन्यू है वो ऑक्शंस के ज़रिए प्लॉटों की ख़रीदो फ़रोख्त या फ़रोख्त के ज़रिए किया जाता है, या फिर जो रेगुलेशंस कायम की जाती हैं सीडीए की जानिब से उनके तहत जो रेवेन्यू उनको मिलता है उसके ज़रिए वो अपने बजट और अब दीगर जो मामलात हैं उनको वो रेवेन्यू के तौर पर चलाते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद बना उसके बाद जो इस्लामाबाद के रिहायशी थे उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये तय किया गया था और उसके बाय लॉज और लॉज बनाए गए थे कि इस्लामाबाद में एक हिस्सा जो कि दही इलाकों से जिसका ताल्लुक़ होगा उसमें जो फार्म हाउसेस हैं यानी कि एग्रो फार्म्स हैं वो कायम किए जाएंगे और वो एग्रो फार्म्स जो हैं वो नॉमिनल प्राइसेस पे जो मकामी लोग थे उनको दिए गए या फिर जिनसे ज़मीनें ली गई, जिन्हें अमूमी तौर पर इस्लामाबाद में मुतासरीन कहा जाता है, उन्हें दिए गए। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि वो जो एग्रो फार्म्स थे जहाँ पर सब्जियाँ, फल और फ्रूट और लाइव स्टॉक जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पैदावार उनकी होनी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक महल्लात की शक्ल इख्तियार करते चले गए। और अब 80% कहा जाए, जो हमें ज़राए बताते हैं सीडीए के, कि 80% ऐसे जो एग्रो फार्म्स थे अब वो एग्रो फार्म्स नहीं रहे, बल्कि वो अब बड़े बड़े महल्लात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आपको बताएं कि कम से कम जो एग्रो फार्म है उसकी जो एरिया है वो 20 कनाल से लेके 26 एकड़ तक के फार्म हाउसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में इस वक्त पाए जाते हैं। जिन जिन एरियाज़ में ये फार्म हाउसेस पाए जाते हैं, जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसमें आपको बताएं कि चक शहजाद जो है वो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं जो कि एग्रो फार्म्स के नाम पर हैं। और इसी तरह से सिहाना जो कि एक्सटेंशन है इसी चक शहजाद की, उसमें भी फार्म हाउसेस हैं। इसी तरह से मरी रोड पे जो आर्चर्ड स्कीम है वहाँ पर भी फार्म हाउसेस हैं और कहौटा और H9 में भी फार्म हाउसेस हैं। आपको बताएं कि H9 चूँकि एक सेक्टर है, वहाँ पर नर्सरीज़ जो हैं उसको उसमें फूलों की और पौधों की अफजाइश के लिए ये जगह मुख्तस की गई थी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 26 से 27 एकड़ के भी फार्म हाउसेस हैं जहाँ पर आलीशान महलात जिन लोगों ने बनाए हैं वो बहुत वासर और ताकतवर लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर फार्म हाउसेस कायम कर लिए हैं और वो अपनी निजी ज़िंदगी जो है वहाँ गुजारते हैं। और इसी तरह से आपको बताएं कि जो एक सर्वे हमने किया इन इलाकों का,
तो वहाँ पर जो एग्रो फार्मिंग होनी थी वो बहुत कम दिखाई दी। अच्छा। कहीं पोल्ट्री फार्म लगना था जहाँ पर जो इस्लामाबाद के बासी हैं उनको वहाँ से पोल्ट्री फार्म की ज़रूरियात पूरी करनी थी और सब्जियाँ लगनी थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक तवील अरसे से जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो तमाम दूसरे इलाकों से यहाँ पर लाए जाते हैं और जो नॉमिनल प्राइसेस पे ये जो एग्रो फार्म्स लिए गए थे बड़े बड़े, वो अब बड़े बड़े अशराफिया के जो लोग हैं या बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनको मुंतकिल हो चुके हैं, जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं, दीगर शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। तो अब वहाँ पर महिलात कायम कर दिए गए हैं और ये सरीहन खिलाफ वर्जी है जो कि CDA के बायलॉज हैं। हमने जो है वो जो CDA से रब्ता किया और उन्हें अपने क्वेश्चनियर भिजवाया कि हमें बताया जाए कि ऐसे कितने नॉन कन्फर्मिंग इस्तेमाल में जो फार्म हाउसेज़ हैं उनकी तादाद क्या है। तो उनकी तादाद नहीं बताई गई, लेकिन ये ज़रूर बताया गया CDA के तर्जुमान की जानिब से कि नॉन कन्फर्मिंग यूज़ के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी किए जाते हैं। अच्छा। और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है उसे वो अभी तक हमने देखी नहीं है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से दूसरे इलाकों में या सोसाइटीज में की जाती जो है। फार्म हाउसेस के मालिकान हैं तो वो कहते हैं कि इनके ऊपर रिहाइश की इजाज़त है, क्योंकि रिहाइश जिस तरह से की गई है अब तो फार्म हाउसेस कम और वो महलात ज़्यादा लग रहे हैं। तो क्या CDA की जानिब से कोई उसकी कितने फ़ीसद जो है एरिया या रकबा है जिस पर तामीर की इजाज़त दी गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से CDA ने जब जो एग्रो फार्म्स हैं वो एक पैटर्न तश्कील दिया था तो उसके बायलॉज भी बनाए गए और इस बायलॉज जो हैं उसमें जो 80 की दिहाई थी उस वक्त तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट इजाज़त थी कि उसको आप कवर्ड अच्छा। एरिया के तौर पर रख सकते हैं, जिसमें आप जो आपके मुलाजमीन हैं उनके लिए रिहाइशगाह होगी या दीगर ज़रूरियात के लिए जो आप एक शेड बना सकते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ज़रूरियात बढ़ी तो इसमें तौसी की जाती रही और इन बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट लाई जाती रही और फिर 2012 के बाद हमने देखा 13 मई कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहाँ से जो है दोबारा से ऑर्डर हुए और ये जो कि CDA जो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लेकर गया था वो मुस्तरद हुई और वो अपील आपको ये बताएं कि वो ये थी कि ये चाहते थे कि ऐसे फार्म हाउसेज जहाँ पर 12,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की तामीरात हो चुकी हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। तो जिसके बदले में जो है उस अपील को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको नहीं रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, आप जो बायलॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जिसके बाद दोबारा से उसमें तरमीम करके 9,500 की इजाज़त ली गई सुप्रीम कोर्ट से कि 9,500 स्क्वायर फीट जो है वो जो कवर्ड एरिया है वो आप रख सकते हैं। तो अब जो बायलॉज हैं उसके मुताबिक 9,500 की गुंजाइश है कि उसमें आप जो कवर्ड एरिया है उसको बना सकते हैं, उसमें बेसमेंट रखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती और उसको मजीद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जो है ये आखिरी हद है। जो जगह आपने ग्रीन रखनी है उसको सॉफ्ट रखना है और जो दीवारें बनानी है वो 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बायलॉज एक बायलॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी दिखाई देती है। लोगों ने जो बासर शख्सियात हैं उन्होंने फार्म हाउसेस के अंदर बेसमेंट्स बना ली हैं, महिलात की शक्ल इख्तियार कर लिया, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं और वहाँ पर जो सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए वो सॉफ्ट सॉइल दिखाई नहीं देती, बल्कि वहाँ पर अंदर फाउंटेन है और गोल्फ ग्राउंड्स की तरह उन्होंने अपने महिलात को तो जावेद इतने महिलात बन गए, इतना सब कुछ बना लिया, इस्लामाबाद इंतजामिया खामोश क्यों है इस पर? जी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमने CDA के तर्जुमान से भी जो सवालात भिजवाए थे उनसे पूछा, लेकिन उन सवालात का मुनासिब अंदाज में जवाब नहीं दिया गया। हमने उनसे यही उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें ये दिखाई देता है कि जब कभी इस तरह के नोटिस इन फार्म हाउसेस को जारी होते हैं तो उनको वहाँ से उल्टा जो है वो रद्द-ए-अमल देखने में आता है और दबाव फेस करना पड़ता है। तो इसलिए अब CDA ने जो है वो इस किस्म के जो फार्म हाउसेस हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी अमलदारी उनकी रेट जो है वो इस तरह से चैलेंज हो सकती है तो उस तरफ वो जाते ही नहीं हैं, बल्कि अब वो रुख कर लेते हैं जो सरसरी कार्रवाइयाँ करके लोगों को दिखाने के लिए और मीडिया को जस्ट एक दिखाने के लिए कि कार्रवाई हो रही है और अपनी कागजी जो कार्रवाई है उसको पूरा करने के लिए छोटी मोटी कार्रवाइयाँ दिखाई देती हैं। ऐसे बड़े बड़े फार्म हाउसेस जो कि आंखों के बिल्कुल सामने हैं वो बिल्कुल सरफे नज़र CDA ने उससे किया हुआ है और ऐसा लगता है कि CDA के अंदर जो एक लोग जो हैं इस पूरे सिस्टम के साथ मिले हुए हैं। तो CDA के अपने ही अफसरान हैं, वो खुद मुलव्विस हैं, इसलिए उनकी नाक के नीचे ये सारी तामीरात हो रही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से है कि यही दिखाई देता है कहीं पे कुछ दबाव है और बासर शख्सियात के होने की वजह से सीडीए उस तरफ हाथ नहीं डालता, और जहाँ कहीं उनका मामला चलता है तो कहीं ना कहीं मुलविस भी इसमें हो सकते हैं कि जो सीडीए है उनको कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन या उनको कुछ माली फ़वाइद इससे मिलते हों, तो वो इस तरफ रुख ही नहीं करते। और हमने देखा कि वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर जो फार्म हाउसेस हैं उनका एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया है। कोई भी इररेलेवेंट पर्सन उनको वहाँ पर दिखाई दे तो वो फौरी तौर पर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन ही क्यों ना हो, उनको वो जो है वो पकड़ लेते हैं। उनकी अपनी एक सिक्योरिटी सिस्टम है इन फार्म हाउसेस के अंदर। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग यूज़ है, जिसमें ये ममानियत है सीडीए बायलॉज के तहत के वो फार्म हाउसेस जो हैं वो किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। वहाँ पर रात को पार्टीज हो रही होती हैं, वहाँ पर शादी ब्याह के फंक्शन हो रहे होते हैं, और दूसरी जानिब निजी जो महफिलें हैं वो वहाँ पर हो रही होती हैं। तो जो पर्पज़ था बुनियादी तौर पर कि इन फार्म हाउसेस का जो है इस्तेमाल है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ज़रूरियात को पूरा करना है, वो नहीं दिखाई देता। अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में अपने देखने वालों को बताते चलें कि ये जो फार्म हाउसेस हैं जो चक शेजाद में है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ए कैटेगरी के 40 फार्म हाउसेस हैं, बी कैटेगरी के जो 35 फार्म हाउसेस हैं, जबकि सी कैटेगरी के 75 फार्म हाउसेस हैं। इसी तरह से सिहाना में 20-20 कनाल के तकरीबन 80 फार्म हाउसेस हैं, और मरी रोड जो आर्चर्ड स्कीम कहलाती है वहाँ पर 125 फार्म हाउसेस हैं। कहोटा में लाइव स्टॉक के लिए ये कायम किए गए थे तकरीबन 66 फार्म्स, उनकी भी ऐसी हालत देखने में आती है। और H9 में जो नर्सरीज जहाँ पर पौधों और जो बोटानिकल जो उसमें आप कहते हैं कि उनकी अफजाइश करनी थी, नर्सरियाँ लगाई जानी थी, उसमें तकरीबन 26-26 एकड़ के जो फार्म हाउसेस हैं वो वहाँ पर कायम किए गए, लेकिन अब वो उनकी मलकियती या लीज़ की जो मलकियत है वो मुंतकिल होते होते बासर शख्सियात के पास जा चुकी है। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इन फार्म हाउसेस का जो नॉन कन्फर्मिंग यूज़ है वो सरेआम किया जा रहा है। और अब इस्लामाबाद में जैसे कि नॉन कन्फर्मिंग के ऊपर कानून तो मौजूद है, ज्यादा होती चली जा रही है, तो फिर उस कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? पैसे वाले लोग हैं वो तरजीह देते हैं कि उस पैसे में जो सेक्टर में घर खरीदना है उसके बदले में हम एक फार्म हाउस खरीद लेते हैं ताकि वो कम पैसों में पड़ेगा और जगह भी ज्यादा मिल जाएगी। तो जो कानून है नॉन कन्फर्मिंग के ऊपर, तो वो फिर उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? वो कानून किधर गया फिर? जी, कानून अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कानून पर उस तरीके से अमलदारी या अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा, बिलखसूस इस वाले सेक्टर में। और बाकी चीज़ों में हर जगह पर अमूमी तौर पर कोई ठेले वाला अगर सड़क पे खड़ा है उसके खिलाफ कानून दिखाई देता है, अमल दरामद किया जाता है, या कोई सोसाइटी इलीगल छोटी मोटी सोसाइटी कायम हो गई उसके खिलाफ दिखाई देता है, सड़क किनारे या किसी और जगह बाज़ार में कोई खांचा फरोश दिखाई दे उस पर सीडीए की अमलदारी दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पड़ी हुई हैं और वो अपनी ताकत का और असर और रसूख का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सीडीए की अमलदारी दिखाई नहीं देती। और सीडीए को इस पे संजीदगी से हुकूमत को भी इस पे चाहिए कि अमल दरामद करवाएं, क्योंकि अभी एक और आपको बताते चलें कि सीडीए ने जो बायलॉज थे उसमें मज़ीद तरमीम की 2020 में, और उसमें अमेंडमेंट करने के बाद वो गज़ट में 2023 में वो जारी किए जाने थे, लेकिन अभी तक उसको मंजरियाम पर नहीं लाया गया। वो बायलॉज हैं, उन बायलॉज के तहत जो सब डिवीज़न है वो उस पर एक से ज़्यादा मालिकाना, यानी कि एक फार्म हाउस के 2 मालिक भी हो सकते हैं। उससे ये होगा कि सीडीए को रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन एक फार्म हाउस के अगर 2 मालिक होंगे और ज़मीन डिवाइड होगी तो आने वाले वक्त में ये जो 20-20 कनाल के फार्म हाउसेस हैं वो 2-2 हिस्सों में तकसीम होते चले जाएंगे, और फाइनली जो अल्टीमेटली इसका जो एक शक्ल है वो इसी तरह से होती चली जाएगी कि वहाँ प्लॉटिंग होने के बाद वो मालिकाना हकूक आगे मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन फार्म हाउसेस से मुताल्लिक 2 पर्पस है जो सामने आए कि एक तो ज़रूरी पैदावार और दूसरा लाइव स्टॉक की पैदावार। इन दोनों पर्पस को अगर देखा जाए तो कितने फार्म हाउसेस ऐसे हैं जो ये वाली ज़रूरत पूरी कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं? जी, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपका कि ज़रूरत कौन पूरी कर रहे हैं। आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि जब ये फार्म हाउसेस बनाए गए, एग्रो फार्म्स बनाए गए, तो इनमें उन लोगों को भी ये फार्म जो है वो दिए गए जो मुतासरीन जिनसे लैंड ली गई थी। अब ये इस तरह से है कि कहीं पे 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं जो ऑक्शन में दिए गए, जो मुतासरीन के पास हैं, वहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ इस किस्म की एक्टिविटी जो एग्रो के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइव स्टॉक है,
और जब कार्रवाई होती है, जो आप कार्रवाई की बात कर रही हैं कि सीडीए कार्रवाई करता है, तो वो कार्रवाई भी जाके उन्हीं फार्म्स पे करता है जहाँ पर ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर से मुतालिक हो रही हैं, और उन्हें ही फाइन कर दिया जाता है। तो ये एक दिखाने के लिए कि हम फार्म हाउसेस के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, तो उन्हीं को जो ऑलरेडी रूल्स के मुताबिक काम कर रहे हैं उन्हीं को दोबारा से जुर्माने भी कर दिए जाते हैं, और वो गरीब बेचारा दोबारा से वो जुर्माने जावेद, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे वो ये है कि ये बताइए कि वो पर्पस के कहा जा रहा था ग़िज़ाई ज़रूरियात को ये फार्म हाउसेस जो हैं वो बेसिकली पूरा करते हैं, अगर इसी तरह से उन्हें महलात बनाया गया, उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो जगह बनानी शुरू कर दी, तो फिर जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो शहर इक़्तिदार में ये सब कुछ हो रहा है, कैसे पूरी होंगी? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में अगर आप यहाँ पर आएँ, जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उससे मुतालिक अगर सर्वे किया जाए, हम हर वीकेंड पे हर टीवी चैनल पे सर्वे करते हैं कि जो मार्केट है वहाँ पर सब्ज़ियों की अशिया खुर्दनोश की कीमतों का क्या सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद की जो कीमतें हैं वो बाहर मार्केट से जो दूसरे शहरों में उनसे बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ महंगी यहाँ पर बेची जाती हैं। और आपको बताएं कि दूसरे शहरों से गाड़ियाँ भर के लाई जाती हैं सब्जियों की, फ्रूट्स की, और इस्लामाबाद में लाकर बेची जाती हैं और महंगे दामों यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। तो इस्लामाबाद में एक तरफ तो ऑलरेडी एक फैसिलिटी मौजूद है जो इशराफिया की नज़र हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो महंगे दामों सब्जियाँ, फल, फ्रूट और जो गोश्त वगैरह है वो महंगे दामों लेने पर भी मजबूर हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है कि इस्लामाबाद का जो महंगाई की शरह है वो बाकी शहरों से ही मुख्तलिफ है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है उसकी अपनी ही कीमत है, क्योंकि वो बाहर से लाई जाती है, उसकी ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस होनी चाहिए, जिसकी कीमत भी कम होनी चाहिए, वो अफादियत, वो फ़ायदा उस चीज़ का यहाँ के रहने वालों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल नाजरीन, शहर इक़्तिदार में हुक्मरानों की नाक के नीचे से बाय लॉज में महलात तामीर किए जा रहे हैं और बहुत से एंटरटेनमेंट जगह बनाई जा रही हैं फार्म हाउसेस के नाम पे, लेकिन जो बेसिक उसकी ज़रूरत थी उसे पूरा नहीं किया जा रहा। इस हवाले से चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरत है नाजरीन। अब हम बात करेंगे कब्ज़ा माफिया की। तो महकमा मॉल मुलाजमीन की मिली भगत से कब्ज़ा माफिया ग्रोह सरगर्म हो चुका है। अवामी ज़मीनें तो पहले से ही कब्ज़ा माफिया का शिकार होती रही हैं, लेकिन बरवक्त कब्ज़ा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ना लेने का नतीजा ये निकला है कि अब सरकारी ज़मीनें भी कब्ज़ा माफिया से महफूज नहीं रही हैं। जहां पर कश्मीर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की अरबों रुपए मालियत की 2300 एकड़ अराजी पर कब्ज़ा माफिया ने कमर्शियल तामीरात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाकर आम शहरियों से अरबों रुपए वसूल कर लिए हैं। अराजी पर ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स बनाने वाले लैंड माफिया ने खुद को बचाने के लिए मुकामी सियासतदानों के बैनर्स भी लगवाने शुरू कर दिए हैं। सवाल तो ये है कि क्या हमारी आवाम को ऐसे ही लूटा जाता रहेगा? तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। जी फ़हीगा के अंदर की खबर क्या है ये? फरजाना बहुत शुक्रिया। सबसे अहम चीज़ मैं बताऊं कि जिस तरह अभी हमारे साथी इस्लामाबाद से जवेद हुसैन जिक्र कर रहे थे कि जो फार्म हाउसेस थे उनका मकसद ये था कि इस्लामाबाद के लोगों को फूड बास्केट जो है वो फराहम की जाए, ताकि वहाँ पर जो सब्जियाँ, फल और दूध जो है वो सस्ते दामों जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों को मिले। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर जो है, यहाँ की फूड बास्केट की अगर हम बात करें तो वागा का इलाका है, बंद रोड का इलाका है, सगिया का इलाका है, जहाँ से शहर को दूध और सस्ती सब्जियां फराहम की जाती थी। लेकिन अब हुआ क्या है, तकरीबन 18,000 कनाल के करीब जगह थी इधर जल्लो वाली साइड पर, जहां पर सालाना किराएदारी की शर्त पर जो है वो अमूर कश्मीर की लैंड जो थी वो काश्तकारों को दी जा रही थी। और उस लैंड पे तकरीबन आप ये समझ लें कि उसका जो सालाना किराया जो था वो फी एकड़ जो है वो 10 से 15,000 रुपये लिया जा रहा था, ताकि जो लाहौर है और शहरी जो हैं वहाँ पर लोगों को सस्ते दामों सब्जियाँ, फल, दूध फराहम किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि वहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने वो जो लीज शुदा ज़मीन थी काश्तकारों को दी जा रही थी, जो कि 10-15,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से दी जा रही थी, लैंड माफिया ने वो ज़मीन उन काश्तकारों से ख़रीदी है और उसको फी मरला जो है वो लाखों रुपए में आगे बेचना शुरू कर दिया है। तकरीबन 8 के करीब हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर बनाई गई हैं, प्लॉट बेचे गए हैं और वहां पर कमर्शियल तामीरात कर ली गई हैं, प्लाजे बना लिए गए हैं, दुकानें बना ली गई हैं और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर अजीमो शान शादी हाल वहां पर बनाए गए हैं, जहां के जिसके मुतालिक कहा जाता है कि उस तरह का शादी हाल जो है वो आपको ना तो लाहौर शहर बल्कि बड़े बड़े शहरों में दिखाई नहीं देगा, जो कि उस कब्जे की जगह पर बना लिया गया है।
किसकी सरपरस्ती में ये कब्जा माफिया जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इतनी बड़ी तामीरात हो रही हैं? कौन है? देखिए, सबसे पहली सरपरस्ती तो वहाँ का जो अमला तैनात है अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट का, उनकी सरपरस्ती है तो ये हो नहीं सकता। अगर कोई वहाँ पर घर बना रहा हो तो शायद उसके से सरफ नज़र हो सकता है, लेकिन वहाँ पर पूरी हाउसिंग सोसाइटियाँ काट दी गई गैर कानूनी तौर पर। 10-10, 20-20 एकड़ पर छोटी छोटी सी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, वहाँ पर सड़कें बनी, वहाँ पर खंबे लगे, वहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए गए। तो ये जो डिपार्टमेंट था उसकी जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई। अब वहाँ पर लोगों को जब वो प्लॉट बेच दिए गए हैं, लोगों ने वहां पर अरबों करोड़ों रुपए लगाकर घर खरीद लिए, तो अब वो ये जवाब पेश करते हैं कि वहां पर तो अब लोग रहना शुरू हो गए हैं। तो भाई, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपने उसको मौके पर रोका क्यों नहीं? क्यों आप लोग तमाशा देखते रहे? क्यों आप लोगों की जानिब से कोई फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया गया? इस हवाले से कमर्शियल तामीर तो जब होती है फहीम, उसी वक्त उसे रोका जाता है, उसके ऊपर आके चेक किया जाता है। क्यों नहीं रोका उस वक्त? कहाँ था तमाम का तमाम अमला, तमाम इंतजामिया जो है वो तमाम की तमाम, वो कहाँ पर थी? देखिए, ये मामला इंतहाई संजीदा है, क्योंकि अगर आप एक कमर्शियल इमारत शहर के अंदर बनाएं तो हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि अगर आप 5 मरले की एक कमर्शियल इमारत बनाते हैं तो कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। बिल्कुल ऐसे और वो जगह ऐसी है जहाँ पर गवर्नमेंट को 1 रुपये का ना तो टैक्स वसूल हो रहा है, वहाँ पर मनमानी मर्जी की जा रही है, मनपसंद किस्म की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जिसमें ना तो सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखा जा रहा है, ना किसी और बिल्डिंग बाय लॉज का ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल आपकी इसी बात में से कि कब्जा कर लिया जाता है। कब्जा करना आसान नहीं होता है। कब्जा माफिया जब कब्जा करता है उसकी सहूलतकारी हो रही होती है। वो कौन सा इदारा है, कौन लोग हैं जो उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? फरजाना, जो एडमिनिस्ट्रेटर से जो सवाल था वो हमारा यही था। हाँ। कि जी के आप ठीक है, आप 6-8 महीने पहले आए हैं, आप कह रहे हैं जी कि मेरे आने से पहले जो है वो यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका था। बिल्कुल। लेकिन उनके जो नीचे अमला है उनसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता था कि आपकी मौजूदगी में ये हुआ है, आप क्वेश्चनेबल हैं, आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन आज तक किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इवन कि जो यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो किराया जो है, जो ज़मीन थी जिससे वसूल किया जाना था, वो भी अरसा दराज से उन्होंने लोगों ने देना बंद कर दिया, ना उसकी कलेक्शन हो रही है। जो इतने पूरी स्कीम्स बना दी गई हैं उनका क्या होगा? उनको कौन गिराएगा? जी, उनसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सब्र करें कि जी आप ये थोड़ी सी अगर इंतजामिया थोड़ी सी मुतारक हुई है तो इस वजह से इंतजामिया को थोड़ा सा सांस लेने दें। दोबारा से यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन होगी, नई सड़कें बनेंगी और ज़मीनें हम दोबारा लोगों को बेचेंगे। अलमिया यह है कि जहाँ पर सरकार एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई और वहीं जिन लोगों ने वहाँ पर प्लॉट खरीद लिए हैं उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। सरकारी ज़मीन यानी कि मैं आपको बताऊँ कि 10-15 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ जो है वो आपने लीज पे ली हुई है जगह, उसको 5-5, 6-6 लाख रुपए मरला पे बेचा जा रहा है। यानी कि एक गैर कानूनी सरकारी ज़मीन जो है उसके ऊपर जो सेल परचेज की जा रही है, तमाम महकमे खामोशी से देख रहे हैं और एक तमाशा है। अब देखना अमले को या इंतजामिया को तो छोड़ ही दें। अभी आपने कहा कि जब अमीर मुकाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको तो पता ही नहीं था, उनको लगा कि शायद कोई रेंट का मसला है, उनको तो पता ही नहीं कि इतनी बड़ी स्कीमें बन चुकी हैं। दूसरी जानिब एक और बात आपने हमें इसकी डिटेल्स में अभी बताई थी कि वहाँ पर सियासतदानों के बैनर्स आवेजा हैं। इसका मतलब है सरकारी सरपरस्ती भी पूरी तरह से हासिल है। देखें, ये जो इलाका है एक ख़ास जमात जो है उसका वहाँ से हमेशा से उम्मीदवार जीतते रहे हैं। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाहर ना बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं। उन बैनर्स के ऊपर मकामी सियासी जो रहनुमा हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी कि जो वहाँ पर जो अमूर कश्मीर के लोग जो जाते हैं, डिपार्टमेंट के लोग, उनको बताया जाता है कि जनाब ये एक ऑफिस है सोसाइटी का, इस सोसाइटी के ऊपर एक बैनर लगा है, इस बैनर के ऊपर इनके सरपरस्तों की तस्वीरें हैं। जो अमूर कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि उन लोगों के साथ हम किस तरह मुकाबला कर सकें जहाँ पर उनको सियासी सरपरस्ती हासिल हो। वहाँ पर जब सियासी सरपरस्ती हासिल होगी तो उसके साथ साथ पुलिस की भी सरपरस्ती हासिल होगी। ये उनका मौक़िफ़ है जो डिपार्टमेंट के लोग हैं। लेकिन किसी न किसी जगह पर आकर अगर डिपार्टमेंट इसको संजीदगी से ले तो अभी भी कई हज़ार कनाल ज़मीन जो है अभी भी पड़ी हुई है। अगर उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए, उसके ऊपर कोई सख्ती की जाए और मज़ीद तामीरात को फौरी तौर पर रोका जाए तो शायद जो है वो कुछ ज़मीन बच जाए और वो किसी बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल हो सके। अच्छा फ़हीम, इनके ऊपर जो है वो हुक्म इम्तना आ जाते हैं जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ होती हैं। अगर आपको याद हो तो माजी में भी इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिस पर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना जारी किया गया था। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर भी बेशुमार
ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 635 के करीब हाउसिंग स्कीम्स हैं, जिनमें से 104 मंजूरशुदा हैं, 96 अंडर प्रोसेस हैं और बाकी सब की सब खिलाफ कानून वो कार्रवाई हो रही है, वो खिलाफ कानून बनी हुई हैं। इसके अलावा मुल्तान में भी PHA की जानिब से बाकायदा उससे सरपरस्ती हासिल थी और गैर मंजूरशुदा वो ईस्टर्न हाउसिंग स्कीम थी जिसकी तशहीर की जा रही थी। हर शहर के अंदर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, हुकूमत क्या कर रही है? अच्छा फरजाना, मैं आपको बताऊं कि लाहौर शहर में ना अगर आप कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं ना तो उसकी अप्रूवल जो है ना वो LDA देता है, और LDA जब कोई सोसाइटी अप्रूव होती है ना तो उसके लिए एक QR कोड देता है कि जब आप उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ डिटेल आ जाती है कि इस हाउसिंग सोसाइटी के पास कितनी ज़मीन है, कितने इसके रेजिडेंटल प्लॉट हैं, कितने इसके कमर्शियल प्लॉट हैं, कितना इसका प्ले एरिया है, यानी कि वो तमाम तफसीलात जो है एक QR कोड पर हैं। लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको ना तो LDA से अप्रूव करवाया गया है ना MCL से अप्रूव करवाया गया है, क्योंकि ये सरहन गैर कानूनी है। इनकी ज़मीन जो है वो सरकार की है, और अगर सरकार की ज़मीन पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है तो उसकी तो बुनियाद ही गलत है, तो इसकी तो अप्रूवल ही नहीं हो सकती। ये जो है कब्ज़ा माफिया, ये छोटे छोटे टुकड़े ले रहा है। 8-10 एकड़ ज़मीन ली काश्तकार से, वहाँ पर 4 सड़कें बनाई, वहाँ पर 2-3 मरले के आम गरीब लोगों को प्लॉट बेच दिए। अब जब कल को अब जो मामला हमारी तरफ से हाईलाइट किया जाएगा या सरकार उसके ऊपर जाएगी तो वो जो कब्ज़ा माफिया है जिसको रोकना चाहिए था डिपार्टमेंट की जानिब से मौके पर, उसका काम था कि ये इनको बेचने से रोकता, लेकिन क्योंकि बेचने से वक्त पर रोका नहीं गया, कब्जा माफिया ने अपने जिन जगहों पर प्लॉट बेचे हैं वो पैसे लेकर साइड पर हो गए हैं। अब अगर नुकसान होगा तो आम आवाम का होगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ पर यह कहा जाएगा कि गरीब के साथ ज्यादती की जा रही है क्योंकि उससे छत छितनी जा रही है। लेकिन जब ये गैर कानूनी छत जो है बनाई जा रही थी, बेची जा रही थी, तब डिपार्टमेंट का काम था कि इसको वहाँ पर रुकाता। लेकिन अब डिपार्टमेंट उस वक्त खामोश रहा, उस वक्त डिपार्टमेंट के लोग खुद इस मामले को सपोर्ट करते रहे खामोशी से, सिर्फ उन यही कहते रहे कि हमारा काम था जी कि यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है। जाहिर सी बात है फहीम, जब मासूम अवाम के अरबों रुपए लुट जाएंगे, हड़प कर लिए जाएंगे, इस तरह तो अवाम तो बोलेगी फिर, लेकिन उसका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? बिल्कुल कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर एक गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें ना तो उस हाउसिंग सोसाइटी की जो कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई उसकी ना अप्रूवल ली गई, ना उसकी कोई आगे से गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी ली गई। इवन कि अब आपको ये भी मैं बता दूं कि जिस दिन वो आप लेस्को को लेटर लिखेंगे, लेटर उस सोसाइटी लेस्को जो है उस सोसाइटी की बिजली काट देगा, और क्योंकि वो सोसाइटी गैर कानूनी है। और लेस्को अगर ये अमूर कश्मीर के लोग, वजारत के लोग अगर संजीदा हो ना, तो वो एक लेस्को को लेटर लिखें कि ये जो ज़मीन है ये गैर कानूनी तौर पर सोसाइटी बनी है, उसकी बिजली काट दी जाएगी। और अगर वो बिजली काट दी जाएगी तो वो तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ खुल के आया, क्योंकि कोई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को बिजली का कनेक्शन किसके कहने पे दिया बनती है, तो वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं, बिजली, गैस, पानी, हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और अगर ये प्रोवाइड की जाती है तो किस बेस पे की जाती है? क्योंकि जब हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उसे रजिस्टर्ड किया जाता है, बिना रजिस्टर्ड किए वहाँ पर ये तमाम फैसिलिटीज कैसे दे दी जाती हैं? अब मैं आपको बताऊं कि अब इसका बोझ जो है ना सारा हुकूमती खजाने पर आना है, क्योंकि जब कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने वहाँ पे सीवरेज सिस्टम बनाना है, वहाँ पर उसने सड़कें बनानी है, कब्रिस्तान, पार्क, सब कुछ देना है। अब उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ें ज़मीन बेच दी है। अब यहाँ के जो मुकामी सियासी लीडर हैं वो अब उनके पास जाएंगे, जो लोग वहाँ पर घरों में रह रहे हैं, तो उनकी जानिब से अब हुकूमत को कहा जाएगा जी हमने यहाँ पर घर ले लिया गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में, अब हमें आप सड़क भी बना कर दें, अब यहाँ पर सीवरेज भी लेकर आएँ, यहाँ पर आप गैस भी लेकर आए। अब वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो सियासी लोगों पर डाल दी जाएगी, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, जो मामलात हैं वो एक मुकम्मल गैर कानूनी तौर पर हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी जो है जहाँ पर वज़ारत उमूर कश्मीर के जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मुकामी फील्ड अमला है, उसके ऊपर है। और उसकी बाकायदा तौर पर वफाकी सेक्रेटरी जो है जवाद रफीक मलिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं, उनको लेनी चाहिए और इसकी बाकायदा इंक्वायरी करवानी चाहिए। और जो लोग अभी भी तैनात हैं उनको, हिसाब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, इसके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ जो है भरपूर तरीके से एक्शन भी लेना चाहिए। नाज़रीन, जो है महकमाना कवायदो ज़वाबित की उड़ाई जा रही हैं भरपूर तरीके से और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसके बावजूद भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो धड़ाधड़ बन रही हैं। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। तो नाजरीन, बात करते हैं कराची की, जहां पर महकमा औकाफ ने ज़कात व उशर को भी करप्शन की भेंट चढ़ा दिया है। 2022 में मज़ारात की मुरम्मत और मेंटेनेंस के लिए मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए थे और ब्यूरोक्रेसी मज़ारात की मेंटेनेंस के नाम पर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा गई है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि मज़ारात के लिए दिए गए फंड्स में भी करप्शन की जा रही है। क्या इस पर कोई नोटिस लिया गया है या नहीं? मजीद इस सारी खबर के बारे में जानते हैं नुमाइंदा शाइन सेलरा से। जी सेलरा साहब, बताइएगा अंदर की खबर। देखिए, सिंध की जब बात होती है तो तकरीबन सबको मालूम है कि एक एक डिपार्टमेंट में करप्शन अरूज पर है। और जब हम दूसरी खबरों की खोज में थे तो पता चला कि महकमा औकाफ में भी बड़े पैमाने पर करप्शन है और कार्रवाई होती है, ताखीर से होती है और अफसरान जब तक अपनी ना सिर्फ जेबें भर चुके होते हैं बल्कि वो मुल्क भी छोड़ चुके होते हैं। तो पता चला कि महकमा औकाफ में मज़ारात, मतलब आपको पता है कि लोग बड़े अकीदतमंद हैं मज़ारात के हवाले से, तो वहाँ पर जो मज़ारात के तज़ीन व आरइश करनी थी महकमे के अपने लोगों ने करप्शन की। उसमें हैरान कौन सूरत हाल ये है कि एक जैसे अफसर इंचार्ज थे, उन्होंने जो है वो मंजूरी दी बिल्स की, दूसरे ने मेंटेनेंस का काम करवाया, तीसरे ने बिल बनवाया और चौथे ने जो सबसे आला काम किया उसने फिजिकल और उसके बाद जो दीगर जो ऑडिट था दस्तावेजी टेक्निकल वो भी अप्रूव कर दिया कि जी बिल्कुल मैं वहाँ गया था कि काम हुआ है। लेकिन जब जायजा लिया गया तो ना तो कोई काम था, ना कोई ईंट लगी हुई थी, ना कोई प्लास्टर हुआ था, सिरे से काम ही नहीं हुआ था। और इस मद में करोड़ों रुपए ईंट लिए गए और ये समरी भेजी गई वज़ीर आला सिंध को। अब वज़ीर आला सिंध के पास जब समरी गई तो वही समरी इस वक्त हमारे पास भी है जो कि नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो दस्तावेजात में जो चीज़ें हैं वो हम उसके जो मतन है उसकी तफसीलात रखते हैं और उसके बाद फिर कुछ और भी हक़ाइक़ हैं जो पब्लिक के सामने रखेंगे कि बुनियादी तौर पर सिंध के तमाम महकमे, चाहे जो है सेहत है, एजुकेशन या दीगर, उसमें करप्शन की दास्तानें हैं। तो इस महकमे में भी इसी तरह की करप्शन है। उसमें बताया गया इस दस्तावेजात के मुताबिक कि जो 2021 में और 2022 का जो माली साल था उसके लिए फंड्स जारी किए गए थे कि जी मुख्तलिफ मज़ारें, जिसमें कराची में सचल सरमस और इसके अलावा जो मीरपुर खास में महकमा औकाफ का अपना ऑफिस था उसके लिए इनको फंड्स दिए गए, जी आप जो है इसमें तज़ीन व आरइश करें, काम करें। और उसके बाद अब्दुल गनी जो है इसमें महर साहब जो हैं वो इसके इंचार्ज मुकर्रर हुए। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात किए गए थे और उसके अलावा जो डीडीओ थे डॉक्टर इकबाल अमान थे। उसके बाद एक और अफसर थे, उनको ये सारा मामला दिया गया जी आपने सारे मामले का जायजा भी लेना है, यानी कि आपने तामीरात खड़े होकर खुद करवानी है और उसके बाद फिर तामीरात की मद में कितना पैसा लगा, कितना फंड आए और क्या कुछ अखराजात हुए उसके मामला भी देखने हैं। तो मोहम्मद पादियानी नाम है इनका, वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे जो आखिरी काम मैं आपको बता रहा था कि वो ऑडिट ऑफिसर का था जो कि इस महकमे का अपना था, वो जाके बताता है, गुलाम रसूल सुमरो इनका नाम है, वो कहते हैं जी मैं वहाँ खुद गया था, ये सारा काम हुआ हुआ है और उसके बाद फिजिकल और टेक्निकल उन्होंने अप्रूवल दी और ये पैसा जो इन तमाम अफसरान को मिल गया। अच्छा। और जब जायजा लिए गए दस्तावेजात का तो ठेका बाद में डॉक्यूमेंट में दिया गया, रकम पहले जारी की गई और अब्दुल गनी महर साहब की सरपरस्ती में। और उसके बाद फिर जब अब इन मामलात की छानबीन की गई तो पता चला कि ना तो कराची के जो मज़ारात थे इनकी तज़ीन व आरइश हुई, ना सचल सरमस्त के मज़ार की तज़ीन व आरइश हुई और ना ही महकमा औकाफ का जो मीरपुर खास में दफ्तर है उसकी जो है तज़ीन व आरइश हुई। और जब ये खलबली मची तो वज़ीर आला सिंध को इस मामले का बताया गया ये चारों अफसरान हैं जिनके नाम मैं बता चुका हूँ, इनके खिलाफ जो है ये सबूत आ रहे हैं कि करोड़ों रुपए के फंड्स और मज़ारात की तज़ीन व आरइश की मद में जो है हड़प कर गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब मामला ये है कि जो मुख्तलिफ जो लोकल ग्रेड हैं यानी कि सूबाई सतह के, उसमें ग्रेड 17 का, ग्रेड 18 का या ग्रेड 19 का, तो वो या तो महकमे के सेक्रेटरी देंगे या चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ इंक्वायरी की इजाज़त देंगे या फिर देंगे जो मुतल्लिका वजीर है सूबाई वो इजाज़त देंगे। अब वज़ीर आला ने अप्रूवल दे दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये जो अफसरान खुद अपने महकमे के इस करप्शन में मुलविस हैं। लेकिन मामला अब अटका हुआ है इस बात पे कि अब सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वजीर इनके खिलाफ परमिशन दे, उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई की जाए। अब मैंने जो इस महकमे के जो सेक्रेटरी है मुनव्वर अली महसर साहब, उनसे रब्ता किया कि मैं एक तो इस में उनका मौक़िफ़ लूँ, दूसरा कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो किस तरह होगी। फिर ये क्योंकि करप्शन की जो दास्तानें रकम हो रही हैं तो थमने का नाम नहीं रही, क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से करोड़ों रुपए का सोना चोरी कर लिया गया था और वो भी मज़ार के अपने मैनेजर उसमें शामिल थे, जिनका बताया जाता है कि आज भी जेल में है। तो इसी तरह कई और करप्शन की दास्तानें हैं। जो महकमा औकाफ की ज़मीनें हैं उनके जो है उनकी काफ़ी आपको पता है रोज़ाना की मद में रकम आती है चंदे की सूरत में, और जिस तरह ज़ायरीन जाते हैं तो बहुत रकम आती है, तो उसमें उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो करप्शन का मामला सामने आया है मज़ारात की तज़ीन व आरइश के हवाले से, इसमें क्या करप्शन की गई है? उधर तो सोना चोरी कर लिया गया था।
इसमें जो बुनियादी तौर पर चार मज़ार थे। एक तो ये 3 हट्टी का मज़ार, अक्सर आपने खबरों में सुना होगा, 3 हट्टी पे एक बहुत बड़ा मज़ार है, उसकी तज़ीन और करनी थी 2021 और 22 के फंड्स के दौरान। वहाँ कागजों में दिखा दिया गया, बिल्स बनवा दिए गए, बिल्डर खड़ा कर दिया गया, ठेकेदार था और ऑडिट करने वाले ने ऑडिट कर दिया गया, लेकिन मज़ार की तज़ीन और नहीं हुई। इसके अलावा महकमा औकाफ का जो दफ्तर था मीरपुर खास में, उसमें वॉशरूम बनाने थे, उसकी मेंटेनेंस करनी थी। वहाँ पर कागजों में दिखा दिया गया, लेकिन उसकी वहाँ ग्राउंड पर किसी किस्म की कोई जो है वो हकीकत नहीं थी, ना ही किसी किस्म का काम किया गया। सचल सरमर्द की दास्तानें आपने अक्सर खबरों में देखी होंगी, उस में बच्चे किताबों में पढ़ते हैं उनकी दास्तानें, लेकिन महकमा औकाफ के जो अफसरान हैं शायद उन पे उनकी दास्तानें या उनके किस्से और उनकी जो एक नेक नीति थी वो असर नहीं करती। उनके मज़ार को भी नहीं छोड़ा और वहां पर भी जो है वो जो तज़ीन और के लिए रकम जारी की गई थी वो भी करप्शन की नजर कर ली गई। अब 4 अफसरान के खिलाफ बताया गया है कि महकमा जाती कार्रवाई मुतल्लिका वजीर और सेक्रेटरी की परमिशन के बाद शुरू होगी, क्योंकि वजीर आला ने इन्हें इजाजत दे दी है मुराद अली शाह साहब ने कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ, क्योंकि देखें लियारी में 300 जो है गज एक प्लाट था महकमा औकाफ का। 4 वहां के अफसर थे, जो चारों के मैंने नाम भी लिए थे, उसमें नसीम खान, मेहताब और इसके अलावा हाफिज अदील, इन्होंने एक बिल्डर को भेज दिया था। अब मैंने वहाँ जो महकमा औकाफ के अफसर हैं उनसे पूछा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि अदालतों में जब मामला आते हैं तो पता चलता है जी वो काम करके रिटायर होकर चले जाते हैं, उसके बाद फिर इंक्वायरियां शुरू होती हैं। उन्होंने कहा इन तीनों के तीनों अफसरान को न सिर्फ निकाला गया बल्कि वो प्लाट जो था वो भी रिकवर कर लिया गया है, हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है, बिल्डर से वापस ले लिया है। लेकिन मसला ये है कि अब जैसे 2020 और 22 का जो तामीराती काम था और उसके बाद फिर 22 और 21 में ये मामला जो ऑडिट और इसके अलावा दस्तावेजात में आता है और 24 में उसकी इंक्वायरी होगी, तो आप खुद बताएं कि इतने आखिर से ये मामला जब होंगे तो फिर वो इंक्वायरी या करप्शन और ये सारे मामला जो है बेसुध रहेंगे। कोई फर्क पड़ेगा अगर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई की जाएगी तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा? अक्सर आपको पता है कि सिंध के अफसरान जो है रिटायरमेंट से पहले अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को पहले ही मुल्क से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो कई लोगों के नाम ईसीएल में भी आते हैं और कई लोगों के नाम जो है डॉक्यूमेंट में आते रहते हैं, इंक्वायरीज में आते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? शाहिद ये बताइएगा कि करप्शन में मुलव्विस जो अनासिर हैं इनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई मतवक्के है, क्या कार्रवाई की जा सकती है ताकि आगे आने वाले वक्तों में हमें इस तरह का कोई मामला ना देखने को मिले? देखें, सेक्रेटरी जो है उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे रब्ता किया, उनके ऑफिस में भी, उनके पर्सनल नंबर पे भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ भी जाना जा सके और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके बारे में मालूमात भी ली जा सके। लेकिन एक इस डिपार्टमेंट के अफसर से जो मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जो ये करप्शन चूँकि बुनियादी तौर पर साबित हो चुकी है इनके ऊपर, ये मुलाजमत से बरतरफ होंगे। लेकिन जो असल में हमारा मुद्दा है, मुलाजमत से बरतरफ होना एक अलग बात है। करप्शन की उसके बाद फिर इंक्वायरी हुई, ताख़ीर से हुई, मुलाजमत से निकाले गए, लेकिन उसकी सज़ा क्या होगी और मजीद इस किस्म की रोकथाम की जाए कि इस किस्म की करप्शन ना की जाए, इस किस्म की धोखेदही और फ्रॉड ना किया जाए, उसके लिए कोई खास मैकेनिज्म महकमा औकाफ की तरफ से अब तक सामने नहीं आ सका है। बार बार रब्ता करने के बावजूद कि अगर सजाएं दी जाती हैं तो फिर बार बार इस तरह के स्कैंडल क्यों सामने आ रहे हैं, उस हवाले से प्रॉपर जो है जवाब नहीं मिला। लेकिन ये बताया गया कि हम रोजाना की तादाद में अफसरान जो कि करप्शन या शाहिद वज़ीर आला से कोई इस हवाले से रिपोर्ट तो पेश की गई है ना, उस रिपोर्ट के बाद क्या कोई एक्शन सामने आया? वज़ीर आला की जानिब से जो अप्रूवल थी समरी की दे दी गई है। अब मजीद जो महकमे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ महकमों की जो अफसरान हैं मुख्तलिफ ग्रेड्स के, उनके खिलाफ अलग अलग जो है वो इंक्वायरी के लिए इजाज़त दी जाती है। यानी कि जैसे ग्रेड 17 और 18 के उसमें चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ देंगे, ग्रेड 19 का कोई अफसर है तो उसके खिलाफ अगर कोई महकमा जाती कार्रवाई करनी है तो मुतल्लिका वजीर देंगे। इस तरह अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग अलग फोरम्स हैं, उसके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये आज जो मेरी हतमी बात हुई उसमें उनका ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध की अप्रूवल के बाद अब मजीद इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चूंकि करप्शन बड़े पैमाने पर है और उसके बाद फिर इसकी रोकथाम भी हमने करनी है तो कार्रवाई हो जाएगी, ये नौकरी से बरतरफ होंगे। लेकिन सजा और दूसरी चीजें जिसमें पैसा रिकवर भी हो जाए जो इन्होंने लूटा है और उसके बाद फिर जो दूसरे जो काम नहीं हो सका, ठेकेदार को क्या सजा दी जाएगी, उस हवाले से कोई जो वो इस तरह के ठोस या कोई एक काबिल इत्मीनान जो है कोई जवाब नहीं दिया गया है। बात वही है कि करप्शन अफसर करते हैं तो उनसे लूटी हुई रकम जो एक महज डॉक्यूमेंट की आप कह सकते हैं कि शवाहिद की रोशनी में जो एक इल्जाम होता है वो पैसा तो वापस आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में तो बहुत कम शायद देखा जाए तो इतने मुकद्दस मकसद के अंदर भी अगर करप्शन की जाएगी, दीगर इदारे या दीगर जो सेक्टर्स हैं उनका तो फिर वाली वारिस ही कोई नहीं है। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसके हवाले से आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पैनल पर मौजूद तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।